हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसी का अंतिम चैप्टर हम लोग इस लेक्चर के अंदर लेंगे। जैसा आपके सामने पता है कि इसके अंतर्गत हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कि भारत में खाद्य सुरक्षा के क्या व्यापक पैमाने हैं या भारत में खाद्य सुरक्षा किस मात्रात्मक रूप में हमारे सामने है, इसकी हम बेसिकली इसके अंतर्गत आपका बात करेंगे और एक एक जुड़े सारे पहलुओं को हम लोग इसमें गौर कर कर आपका एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले है अवलोकन, यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके विषय में कुछ स्थितियों को जानना कि किन किन चीजों के विषय में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले, उन सभी को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे गौर कर। सबसे पहला है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। हम लोग खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, अभी आपने सब पढ़ा है भारत में खाद्य सुरक्षा, तो मेन है फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी देखिए, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्यता। बच्चों कितने शब्द आए? सब लोगों की भोजन उपलब्ध हो, ये पहला पॉइंट। दूसरा, लोगों की पहुंच उस पर हो सके, और तीसरा, सब लोग उसको प्राप्त कर सके। तो इन तीन बिंदुओं पर बात है। अगर लोगों तक भोजन उपलब्ध है, लोग भोजन को खरीद पा रहे हैं, लोग उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, उसकी सामर्थ्य रखता है, तब आप कहेंगे भारत फूड सिक्योर है। भारत कैसा है? खाद्य सुरक्षित है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण में समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार में अधिक प्रभावित होते हैं। चाहे तो उत्पादन कम हो जाए, कोई भी उसका वितरण में कोई त्रुटि हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी अनाज में उतार चढ़ाव अगर किसी को इफेक्ट करता है तो वो एकमात्र वर्ग है, और वो एकमात्र वर्ग क्या है? वो एकमात्र वर्ग है वो आपका निर्धन फैमिली। वो समझ जाता क्या करेगा? उस निर्धन परिवार को ही इफेक्ट करता है। गरीब परिवार को क्या करता है? वो इफेक्ट करता है। और गरीब परिवार को इफेक्ट करने से क्या होता है? सिंपली मेरे प्यारे बच्चों, गरीब परिवार के उपभोग में, आय में, खाद्यान्न में ये सब संकट देखना पड़ता है। कह रहे हैं सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता। शासकीय मतलब सरकारी, सतर्कता मतलब यानी कि आपका विजिलेंस। खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई पर निर्भर करता है। फाइनली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? गवर्नमेंट जो आपका इंक्वायरी करती है उसके ऊपर ही ये सारी चीजें आपकी डिपेंडेबल है, और उसके ऊपर ही ये हर एक चीज आपका निर्भर भी करती है कि कोई चीज कैसे है, क्या उसकी स्थिति है। उन सभी स्थिति पर हम लोग बात करेंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा क्या है। क्या कह रहे हैं? खाद्य सुरक्षा क्या है? आप किसको फूड सिक्योरिटी कहेंगे। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। कितना आवश्यक है भोजन? उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिस तरह हम सांस लेते हैं, उतना सांस की वैल्यू उतना भोजन की। ठीक। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी, 2 जून का मतलब है कोई डेट नहीं, जून का मतलब है 2 वक्त की रोटी पाना नहीं है। केवल आप ये नहीं कह सकते अगर आप किसी को 2 वक्त का खाना खिला दो तो आप उसे फूड सिक्योरिटी या फूड खाद्य सुरक्षित नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम। आप कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में कोई फूड सिक्योर हो तो उसके कुछ आयाम हैं, उन आयामों को आपका देखना, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उनको हम लोग गौर कर कर एक एक करके इनमें देखेंगे। सबसे पहले पर हम लोग बात करेंगे खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात सरकारी अनाज भंडारों में संचलित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। बेसिकली किससे है कि जो खाद्य उपलब्धता है ये देश में कितनी है, आयात और आपका सरकारी भंडारण में क्या इफेक्ट है, क्या चीजें हैं, ये इन सारी चीजों से प्रभावित है। कैसा है? इन सारी चीजों से। पहुंच का अर्थ है कि
खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। और कह रहे जो खाद्यान्न है किसे मिल रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। सामर्थ्य का अर्थ, उपलब्धता का अर्थ समझ रहे हैं कि देश के अंदर उत्पादन हो, आयात हो और सरकारी भंडारण का संचालन उनके, यानी कि सरकारी भंडार भी हो। दूसरा है पहुंच, लोगों को खाद्यान्न मिले, ये पहुंच है किसकी? खाद्यान्न की पहुंच, ना कि लोगों तक मिल सके। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपने भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन कैसा हो? उपलब्ध हो, यानी कितने पैसे उनके पास हो कि वो अपना पौष्टिक भोजन खरीद सके। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास सुकीर्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई भी बाधा ना हो, और कैसा ना हो? कोई भी आपकी बाध्यता किसी प्रकार की इसमें ना हो। ये सारी चीजें ठीक। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा क्यों? खाद्य सुरक्षा, समाज का अधिक वर्ग तो हर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। कह रहे समाज में अधिकतर जो आपका गरीब वर्ग है वो खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी में आपका हो सकता है। परंतु जब देश भूकंप, सूखी, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजरता है तो निर्धनता से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, समाज में अगर कंपैरिजन करा जाए तो गरीब वर्ग सबसे ज्यादा आपका प्रभावित होता है इस कंडीशन में, आपका जो आम जनरल बात है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में अगर आप देखो, अगर भूकंप आ जाए, बाढ़, सूखा, ये कुछ भी पड़ जाए तो इससे क्या हो सकता है? जो हमारी फसल खराब होती है तो इसमें हर एक वर्ग अनफूड सिक्योर यानी कि जो आपका रिच है वो भी क्या कर सकता है? वो भी अनसिक्योरिटी फील करता है फूड सिक्योरिटी में। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि खाद्य सुरक्षा की क्या पहुंच है, क्या उसके मायने हैं, आपको इसमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे सुरक्षा की बात करते हैं। क्लियर है? देखिए, 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारिक खाद्य पदार्थ सदैव पर्याप्त उपलब्धता। 1975 अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा है। कह रहे क्या किया है? उसने खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एक नया आयाम जोड़ा है। ठीक, कह रहे हैं कि उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1955 में यह घोषणा किया गया कि व्यावसायिक परिवेश सम्मेलन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन की वरीयताओं के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ तभी सभी लोगों में भौतिक और आर्थिक पहुंच पैदा होगी। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 + इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंचने के लिए निर्धनता का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। कैसा है कि इन पर हम क्या कर सकें? खाद्यता की चीजों को हम लोग बढ़ा सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका डिपेंडेबल है, ये सारी चीजें इसमें एग्जिस्ट भी करती हैं। ठीक, किसी आपदा से या किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? यानी कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई भी आपदा अगर भारत में आ जाती है तो कैसे हम लोग फूड अनसिक्योर होते हैं, उसकी कंडीशंस को हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी आपके ट्रेजेडी आ रही है तो उस समय हम लोग कैसे फूड अनसिक्योर फील करते हैं, हमको बेसिकली ये देखना है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपलब्धता में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न में कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण आपकी जो क्या है कीमतें हैं वो आपका बढ़ जाती हैं। कुछ लोग
ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है, यानी कि बहुत लंबे क्षेत्र में एरिया में आ जाए, तो अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और व्यापक आपका अकाल की स्थिति भी बन सकती है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जो है आपका जो व्यापक स्थिति है वो आपका बन जाती है। ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है। कह रहे जब अकाल पड़ता है तो बहुत लंबे पैमाने पर मौत होती है। मौत मतलब लोगों की डेथ हो जाती है। कारण आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी न किसी बाढ़ आपदा में लोग अकाल के कारण, भूखमरी के कारण या आपदा की चपेट में आने के कारण होता है। जो भूखमरी तथा विनाश होकर जल, दूषित जल, सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महाबीमारियां और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी रोग से 100% शरीर में प्रतिरोध क्षमता गिर जाती है। कारण क्या है? इसका कारण बड़ा आपका सरल है। सरल क्या है? भूखमरी फैल गई, दूषित जल हो गया, दूषित भोजन हो गया, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, सड़ा गड़ा हमको भोजन मिलेगा, हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक आपका क्षमता है उसमें गिरावट होगी और यही गिरावट ही क्या कर देगी, हमारी बॉडी को तोड़ देगी। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 में बंगाल का अकाल था। इस अकाल में बंगाल का प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 30 लाख लोग। लेकिन एक अकाल और पड़ा था बच्चों, कक्षा 8 में आपने पढ़ा था, प्लासी के युद्ध में 1746 में पड़ा अकाल, जिसमें बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन, लगभग 1 करोड़ लोग आपका मारे गए थे। क्लियर है? लेकिन पास पड़ोस में यह था कि 1973 में 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और ये भी बंगाल में पड़ा था। पहला भी कहाँ आया और यहाँ भी। अच्छा, बंगाल में क्यों अकाल पड़ते थे उस समय? उड़ीसा वाले कोस्ट पे क्यों अकाल पड़ते थे? अगर आप इनकी थोड़ा ज्योग्राफिकल आपका कंडीशन देखोगे और इनके फीचर्स को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये समुद्र आपका तटवर्तीय क्षेत्र है, तो इनके यहाँ मौसमी क्लाइमेट चेंज आपका समुद्र के आसार भी सही होते हैं। और जब बहुत बड़ा आपका सुनामी, फ्लड आती है तो ये बहुत बड़े क्षेत्र के जो एग्रीकल्चर पार्ट का एरिया है उसको नष्ट कर देती है, जिसके कारण खाद्यान्न नहीं होता और वहां के जो लोग हैं, जो उस पर डिपेंडेंट लोग हैं, वो क्या होते हैं, अनफूड सिक्योर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। और अगर वो नहीं हुआ तो उनको एक स्वस्थ खाना नहीं मिलने की वजह से भी ऐसी कंडीशन होती है। आप कह रहे बंगाल में चावल की उपज का एक डाटा हमको दिया गया है, वर्ष है, ये आपको देखना है, उत्पादन हमको देखना है, प्रति लाख टन में दिया गया है, निर्यात है या कुल है। इन पे एक बार नजर दौड़ाइए, देखिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या परिवर्तन है इसमें। देख लीजिए एक बार, देख लिया, उत्पादन को आपको दिखाई देगा 1938 में कितना है। अब आप देखेंगे कि जो 1938 में 85 टन था उत्पादन और 43 में कितना हो गया, 76 टन। तो गिरावट आई ना, है ना। और निर्यात कितना किया गया इसमें, 3 टन। तो आप देखेंगे कि कुल उपलब्ध की आवश्यकता कितनी थी, हुआ कितना, तो जाहिर सी बात है कि गिरावट आपको नजर आई। क्या आपको मालूम है कि बंगाल में अकाल में सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ है? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि खेतिहर मजदूर, मछुआरों और परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिकों में सबसे अधिक हुए हैं। इस काल में क्या कारण है, इन सबको आपको देखना था। आइए आपके और दिखाई गई इमेज, इनको देखिए। बंगाल में किस तरह की कंडीशन अकाल के समय हो गई थी, ये इमेज आपके सामने है और आप इसमें देख सकते हैं। राहत केंद्रों पर भूखमरी से पीड़ित लोग, 1945 की फोटो है। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पड़ी पूर्वी बंगाल में आपके चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाते हुए परिवार। आप गरीबी की, भूखमरी की, असहायता की आप कंडीशन को यहाँ बड़े अच्छे से परख सकते हैं मेरे भाई। आप लोग बच्चे उसमें देख सकते हैं। देखिए क्या स्थिति यहाँ बनी। रामों की कहानी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। कह रहे जो अकाल एक बार वो आपका बंगाल में पड़ गया था 1943 में, फिर ऐसा अकाल कभी बंगाल में आपका पुनः नहीं पड़ा।
लेकिन चिंता का विषय यह है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्यापक और भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। कह रहे अकाल भले ही ना पड़ा हो, कंडीशन फिर भी आज भी ऐसी है, और लोगों की क्या है, भूख के कारण अगर आपका मृत्यु हो रही है लोगों की, तो कंडीशन तो सेम ही है, चाहे भूकंप पड़ो या मत पड़ो, लेकिन लोगों की मृत्यु तो हो रही है ना। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारी के लिए खाद्य में भी आपकी कमी आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 महामारी के विपरीत वहां इसका प्रभाव पड़ा, और कह रहे कोरोना में इसका जो प्रभाव है ये आपको दिखाई दिया। लोगों के आवागमन पर, वस्तु एवं सेवाओं पर आपका प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा होती है ताकि सदैव खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हम कर सकें, खाद्यान्न को सुनिश्चित कर सकें। तो ये सारी ऐसी स्थिति थी, ये सारी कंडीशन थी जिसमें ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से, बड़े सरल रूप में आपको दिखाई। क्लियर है? देख लिया इतना आपने? ठीक। खाद्य असुरक्षित कौन है? आप कह रहे हैं जो आपका खाद्य असुरक्षित कौन है? भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। केवल खाने की दृष्टि से नहीं, अपितु पोषण की, अच्छा फूड ना मिलने की वजह से भी आपका प्रभावित है। परंतु इसे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल है, जैसे भूमिहीन, थोड़ा अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर, पारस्परिक दस्कार, पारस्परिक आपके सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, उन्नतीकरण, भूखमरी, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित आपके परिवार हैं, जिन्हें कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे हैं। इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वह मात्र जीवित रहते हैं, और कह रहे हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, ताकि बस ये मात्र आपका जीवित रह सकें, इतनी इनको सैलरी मिलती है। तो फूड सिक्योरिटी में जो आप कंडीशन बनी हुई है, तो वो सारी कंडीशन आप इसमें देखिए कि किस प्रकार बनी रहती है, क्या उसकी स्थिति। ठीक। अब ये है अनफूड सिक्योरिटी। थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग बात करें, रामू की कहानी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। रामू की कहानी को पढ़े, क्या कह रहे हैं? रामू रायपुर गांव के में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। कैसा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा है, और अनियमित है, उसका रोजगार है वो आपको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ठीक। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह गांव के एक सरपंच सतपाल सिंह के यहाँ पशुओं की देखरेख करने करने पाली के रूप में काम करता है। कितने की उम्र का है? 10 वर्ष का। काम कहाँ कर रहा है? अपने यहाँ के जो आपके जमींदार है उसके पशुओं की देखरेख के लिए वो क्या कर रहा है? काम। ठीक। सोनू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, और इससे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत कम उम्र के हैं। वे खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने, गोबर हटाने का काम करती है, अंशकालिक, यानी कि पूरे समय के लिए नहीं। क्या करती है? पशुओं का जो आपका उनकी साफ सफाई है, गोबर हटाना है, वो कुछ समय के लिए वहां काम करती है। ठीक। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध, सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती का काम करती है, और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है, और रामू केवल बुआई,
पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकाने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। वह दूसरे कार्य में भी काम की तलाश में रहता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिलता रहता है। कभी भट्टे में काम मिल गया उसको, कभी कहीं काम मिल गया। इस तरह से वो आपका काम में लगा रहता है, जिसे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह भोजन कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार में को वास्तव कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जी भोजन के साथ नियमित रूप से ही नहीं मिल पाती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने ही खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। कैसा है? खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए, जितना पढ़ा है, एक बार किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे देख लिया। आइए चर्चा करते हैं। कृषि एक मौसमी प्रक्रिया क्यों है? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय में कौन कौन प्रदान करता है? कोई भी काम करने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? इस सारों पर आपकी चर्चा करें। चलिए एक एक करके आप देखिए। कृषि एक मौसमी प्रक्रिया है क्यों? क्या आप गेहूं को हर मौसम में उगा सकते हैं? नहीं। चलो, अब आपको हिसाब घर से तैयार करना है और आपको पढ़ के आना है घर से कि क्या कारण है, क्या चीजें हैं, कैसे इनका ट्रांसफर है, कैसे आप खाद्यान्न में असुरक्षित हैं, फूड सिक्योरिटी क्यों है, इन सबको आप ही पढ़ें। ठीक। अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चालक है। वह अपने 3 भाइयों और 2 बहन और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। कहां से आया है? झुमरी तलैया। वह झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन आय पर निर्भर करता है। यानी कि उसके परिवार का खाना पीना, पोषण, राशन पानी इस पर डिपेंड है। इतना वो आपका दिन में कमा पाता है उसी के ऊपर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना काम लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात आय में से कुछ नहीं बचा लेता। अन्य दिनों पर वह मुश्किल से इतना काम करता है कि उसे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इतनी चीजों को बाजार की कीमती से आधी कीमत पर प्राप्त कर सकता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन में खरीदता है जिस दिन दुकानदार निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार की किस तरह पालन पोषण करता है जहां वो अकेला कमाने वाला सदस्य। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो अकेला कमाने वाला है, रिक्शा चलाता है, कैसे कुछ मैनेज करके वो पूरे आपके परिवार का ध्यान रख रहा है, कैसे वो आपका पीडीएस के माध्यम से जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, जो सरकारी गल्ले की दुकान है, जिस दिन वहां से उसको राशन प्राप्त मिलता है
उस दिन का वो प्रतीक्षा करता रहता है ताकि मुझे राशन मिल जाए और मैं लोगों को दूं और अपना फूड सिक्योर हो सकूं। तो किस तरह से एक व्यक्ति अगर अनफूड सिक्योर है तो उसकी उसके लिए कितना चैलेंज और आपका बढ़ जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि गरीबी की स्थिति कभी भी किसी के सामने खड़ी होकर आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को समझना और देखना बहुत आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा, आपने इसको देख लिया होगा, कोई भी और ऐसी चीज़ आप इनको देख लीजिए। चलिए, एक बार इतना पढ़ा है हमने आज के इस आपके चैप्टर में, एक बार गौर करके देख लें, गौर करके पढ़ लें। किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए आज हमने कहाँ से पढ़ा है चैप्टर को। इसमें कुछ भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा पर बात करें, अवलोकन की बात करें, क्या है फूड सिक्योरिटी, इन सभी पे मुद्दों पर आपको ध्यान देकर देखना है। देख लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करिए। धन्यवाद।